दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का एचएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज में आपको पढ़ा रहा हूं। उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे कक्षा 6 का चैप्टर 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको इससे पहले कई सारी क्लासों में बताया था कि भारत का व्यापार लगातार होता रहा है। ठीक है, हड़प्पा से लेके हड़प्पा टाइम पे आपको बताया था कि लोथल में जैसे बंदरगाह से व्यापार होता था। उसके बाद अभी पिछली क्लासों में बताया कि भरूच एक बंदरगाह था जहां से व्यापार होता था। ऐसे इसके पहले आपको बताया पुदुचेरी में एक बंदरगाह था जहां पे व्यापार हो रहा था। तो ये व्यापार तो आपको पता चल गया, लेकिन व्यापारी किस टाइप के होते थे, वो क्या करते थे, कैसे रहते थे। ऐसे ही राजा, यहाँ पे राजा के बारे में पता चलेगा। जो साउथ इंडिया के राजा हैं वो आपको हम बताएंगे। और उसके बाद तीर्थयात्रियों के बारे में, कुछ तीर्थयात्री भारत में आए उनके बारे में चर्चा होगी। तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। बेसिक फैक्ट आपको बहुत तमाम चीजें जानने को मिलेंगी। ठीक है, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। दोस्तों आपके सपोर्ट की हमें जरूरत। जब चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो फिर हम लाइव आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। चलिए देखते हैं व्यापार और व्यापारियों के बारे में क्या जानकारी मिली, ये देख लेते हैं। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों दक्षिण भारत में आपको बताया कर्नाटक के कोलार और हट्टी की खानों में सोना प्राप्त हुआ है। ठीक है, मसालों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है दक्षिण भारत। इसके बाद जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि पुर्तगाली लोग कैसे मसालों का व्यापार करते थे। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक, खास तौर पर काली मिर्च, यहाँ पे अभी जो आपको बताया जा रहा है वो काली मिर्च के बारे में बताया जा रहा है कि काली मिर्च बहुत महत्वपूर्ण एक मसाला होता था। ठीक, और ये कीमती पत्थरों के लिए, दक्षिण भारत कीमती पत्थरों के लिए भी प्रसिद्ध था। तो इन सारी चीजों के लिए दक्षिण भारत प्रसिद्ध था। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी काली मिर्च की कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। किस नाम से? काली मिर्च को काले सोने के नाम से बुलाते थे। दोस्तों आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जो दक्षिण भारत के राजा हैं वो रोम के साथ बहुत ज्यादा व्यापार करते थे, तमाम चीजें मिली थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जरूर देख लें, आपको तमाम चीजें पता चलेंगी कि किस तरीके से व्यापार हो रहा था उस समय। ठीक, तो काली मिर्च इतनी महत्वपूर्ण थी रोम के लिए कि इसको क्या कहा गया? काला सोना के नाम से वो लोग कहते थे काली मिर्च को। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। देखिए, समुद्री रास्तों से और सड़कों की सहायता से यहां से सामान कहाँ जाता था? रोम चला जाता था। जैसे मान लीजिए भारत में आप मान के चलते हैं, मान लीजिए मसाला हो रहा है कहीं बीच में, दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु के बीच में हो रहा है, तो पहले सड़क मार्ग से आएगा, कहाँ? जल मार्ग, फिर समुद्री तट में आएगा, फिर नाव के जरिए कहाँ जाएगा? रोम जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते से रोम पहुंचते थे। ठीक है, दक्षिण भारत में अनेक रोमन के सिक्के मिले हैं। रोमन सिक्के बहुत सारे मिले। इससे क्या प्रमाण मिलता है कि रोम के साथ हमारा बहुत व्यापार चल रहा था। ठीक, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि उन दिनों रोम से बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। दोस्तों यहाँ पे देखिए व्यापार और व्यापारियों की बात कर रहा है। ठीक, तो किस टाइप से व्यापार था ये आपको समझाया गया। इसके बाद व्यापारी किस टाइप के थे ये समझाया गया। चलिए अब देख लेते हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। भाई जब उनको व्यापार करना ही था तो उन्होंने कई सारे समुद्री रास्ते खोजे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्द पूरी कर लेते थे। समुद्र इतनी ज्यादा डिस्टेंस और उसमें नाव लगातार चलाना बहुत मुश्किल काम होता था, महीनों महीनों लग जाते थे। ठीक है, तो उसमें क्या ये लोग मानसून का फायदा उठाते थे। जिस तरफ हवा चलती थी उसी तरफ ये लोग जाते थे व्यापार करने के लिए। आप ऐसे मान सकते हैं वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। मान लीजिए कोई अफ्रीका या अरब का जो पूर्वी तट है, ये जो भारत है, मान लीजिए ये भारत है, ये पश्चिमी भारत का पश्चिमी तट, तो यहां से आप मान सकते हैं ऐसे आया जाता था। यहाँ पे अफ्रीका है तो ये ऐसे आया जाता था। ठीक, तो ये लोग यहाँ पे ऐसे आते थे पश्चिमी तट पर।
तो एक हवा चलती है दक्षिण पश्चिम मानसून जो इधर से आता है, ऐसे ही आता है दक्षिण पश्चिम मानसून भी, तो इसी के सहारे बहुत जल्दी चले आते थे लोग, इनको श्रम की कम आवश्यकता पड़ती थी उस समय। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ साथ चलना पसंद करते थे लोग, दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ भारत आना पसंद करते थे, ठीक है। ये लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। जहाज बहुत मजबूत बनाए जाते थे, जैसे इतनी तेज तेज हवाएं चलेंगी, इतना सामान लेके जाएंगे, इन सबसे बचने के लिए ये लोग बहुत मजबूत जहाज का निर्माण करते थे। समुद्री तटों से लगे राज्य, दोस्तों ये आपकी बेसिक समझ यहाँ से पैदा हो रही है, ठीक। यहाँ से आपको व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी मिल रही है कि पहले व्यापार कैसे होता था। अब हम लोग देखेंगे समुद्री तटों से लगे हुए राज्यों के बारे में। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में, इस उपमहाद्वीप मतलब भारत के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़ हैं, पठार हैं और नदी के मैदान हैं। ये आपको पता ही है, अभी भूगोल में बताऊंगा आपको कि जो दक्षिणी भाग है इसमें कई सारे तटीय प्रदेश हैं, जो केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ठीक, उड़ीसा है, कर्नाटक है। तो ये कौन से समुद्री तटीय प्रदेश है, ठीक। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ, जो कावेरी नदी है, दक्षिण भारत की नदी है कावेरी, जिसका मैदान सबसे ज्यादा उपजाऊ है। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। दोस्तों मूवेंदार जान लीजिए क्या है, यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया, तीन मुखिया या तीन शासक। तो मूवेंदार, आप ये शब्द जरूर याद रखिएगा, मूवेंदार। संगम कविताएं वही तमिल जो ग्रंथ हैं, तमिल रचनाएं, कल आपको बताया था संगम साहित्य, संगम कविताएं। तो संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य। चोल, चेर, पांड्य, ये जो तीन मुखिया हैं, चोल, चेर, पांड्य, ये दक्षिण भारत में इनका शासन था, ठीक है। दक्षिण भारत के शासक थे जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। चोल, चेर और पांड्य दक्षिण भारत में बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। आपको हिस्ट्री में ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। इन तीन मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। ये लोग अपने जो सत्ता केंद्र है, राजधानियां हैं, या अपने मान लीजिए कि बैठने का जो स्थल है, ये दो दो बनाते थे। एक था जो तट के समुद्री तटों के पास में और एक समुद्री तटों के अंदर। अभी देखते हैं, इनमें से एक तटीय हिस्से में, दूसरा अंदरूनी हिस्सों में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। देखिए, जब 3 मुखिया होंगे और सब 2-2 स्थल बनाते हैं, ठीक, 2-2 सत्ता केंद्र बनाते हैं ये लोग, तो 3 मुखिया हैं, तो जब सब 2-2 बनाएंगे तो 6 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, 6 तटीय हिस्से होंगे, यानी कि 6 केंद्र होंगे, है ना। 3 तटीय स्थल और 3 अंदरूनी स्थल, यानी कि 6 केंद्र, जिनमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन, जो चोल वंश है उनका एक पत्तन था जिसे कहते हैं पुहार या कावेरी पट्टन। क्या कहते हैं, याद रखना, चोल का पट्टन क्या है, पुहार या कावेरी पट्टन। दोस्तों ऐसे प्रश्न आ सकता है, चोल शासक में महत्वपूर्ण पत्तन था। महत्वपूर्ण पत्तन मतलब बंदरगाह, आप कहेंगे पुहार या कावेरी पट्टन। दूसरा, पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। मदुरै के बारे में आपको पिछली कक्षा में बताया गया है। तो पांड्यों का शासक आप मान सकते हैं, पांड्यों की राजधानी क्या है, मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये लोग नियमित कर नहीं लेते थे। ये जो तीनों मुखिया थे, दक्षिण भारत के शासक थे, ये लोग कर नहीं लेते थे, ये लोग उपहार लेना पसंद करते थे, ठीक। कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर आते थे। जब सैनिक अभियान में जाते थे तो आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल के लाएंगे, फिर उनको आते थे और उसको बांटते थे। खुद अपना रखेंगे, कुछ कवियों को देंगे, कुछ सैनिकों को देंगे, कुछ अपने रिश्तेदारों को देंगे, कुछ जनता को, प्रजा को दे देते थे। ये करते थे, ये लोग खुद अपना सारा कुछ नहीं रखते थे, ठीक है। इसके लगभग 200 वर्षों बाद एक घटना घटित होती है, आपको बता रहे हैं। इसके लगभग 200 वर्षों बाद दक्षिण भारत में 7 वाहन, बहुत महत्वपूर्ण
राजवंश का प्रभाव पड़ने लगा। ठीक, कभी कभी क्रम आ जाता है कि क्रम बताइए, तब आप बताएंगे कि ये चोल, चेर, पांड्य और उसके बाद सातवाहन वंश। ठीक है, सबसे प्रमुख राजा सातवाहन वंश का था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी प्रश्न ऐसे आ जाता है कि श्री सातकर्णी कौन था, आप कहेंगे गौतमी का पुत्र था। ठीक, यह आ जाता है सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली या प्रतापी शासक कौन था, आप कहेंगे श्री सतकर्णी। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री, इनका नाम है माँ का, सातकर्णी की माँ का नाम गौतमी बलश्री, द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। इसने एक अभिलेख दान किया है और उसी से इसके बारे में, सातकर्णी के बारे में पता चला है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ थे। सातवाहन वंश के जितने भी शासक होंगे वो दक्षिणापथ होंगे। दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। आपको और समझाते हैं, दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ऐसे प्रश्न पूछा गया है कि सातवाहन वंश के लोग थे दक्षिणापथ, उत्तरापथ, इस टाइप से प्रश्न पूछा गया। इसमें आप कहेंगे दक्षिणापथ। दक्षिणापथ का अर्थ होता है दक्षिण को ओर जाने वाला रास्ता। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। किस लिए? युद्ध लड़ने के लिए। तो आप समझ सकते हैं पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी एरिया में इसने सेना भेजी, तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा प्रतापी शासक था सातवाहन वंश का। दोस्तों ये चीजें आपकी बेसिक समझ पैदा कर। इसके आगे देखेंगे रेशम मार्ग की कहानी। रेशम मार्ग की कहानी में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले खोज में रेशम की सबसे पहले खोज हुई थी चीन में। ठीक, चीन में रेशम की खोज होती है, उसके बाद चीन छिपाता रहता है। जैसे चीन वैसे भी हम लोग उसको धोखेबाज ही मानते हैं, तो चीन ने पूरे विश्व से, जैसे कोरोना छिपा लिया, वैसे ही आप मान सकते हैं रेशम के बारे में, रेशम के वस्त्रों के बारे में किसी को नहीं बताया। यहाँ पे ये लोग इधर उधर घूमते थे पहन के, फिर धीरे धीरे पता चला। फिर ये लोग व्यापार करने के लिए जिन रास्तों से जाते थे, वो कपड़े जहाँ बेचते थे उसे कहा गया रेशम मार्ग, यानी कि सिल्क रोड। चलिए देख लेते हैं रेशम मार्ग के बारे में, रेशम मार्ग की कहानी के बारे में। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। सोचिए, बहुत पहले 7000 साल पहले आविष्कार हो गया था, लेकिन दुनिया के सामने हजारों वर्ष बाद भी नहीं आया है। ठीक, चीन से पैदल, घोड़ों द्वारा, ऊंटों पर लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे, बेचते थे महंगे महंगे। तब पता चला रेशम के बारे में। ठीक, जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहलाया। महत्वपूर्ण है, जान लीजिए, क्योंकि मार्ग लिखा है ना, तो इसलिए जान लीजिए। कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। भाई व्यापारी जब सिल्क मार्ग से निकल रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उस समय रेशम बहुत महंगा बिकता था, सिल्क बहुत ज्यादा महंगा था। ठीक, रास्ता बहुत बीहड़ था, ऊबड़ खाबड़ था, इसलिए रेशम और महंगा हो गया। चीन से आता था, मान लीजिए रोम जा रहा है, तो महंगा था। लेकिन जो रास्ता इन पर नियंत्रण करना चाहते थे उनको व्यापारी कर भी देते थे, शुल्क भी दे देते थे, तोहफे में रेशम भी देते थे और भी तमाम तरीके की चीजें देते थे। तो इसीलिए सभी राजा इन मार्गों में नियंत्रण चाहते थे। ठीक है, इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। राजा क्या करते थे? शासक व्यापारियों को सुरक्षा देते थे कि आपको कोई लूटेगा नहीं, कोई आक्रमण नहीं करेगा, कोई निकलने से रोकेगा नहीं। अगर आप ये था कि वो लोग राजा की मानते थे, राजा व्यापारियों की मानता था। ठीक, इसके बाद आगे देखेंगे सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण वंश जानते हैं? कुषाण वंश आपको हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। इसका सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। ठीक, तो ये जो कुषाण थे ये नियंत्रण रखने वाले शासकों में प्रसिद्ध थे और ये व्यापारियों से खूब फायदा भी लेते थे।
करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत, जो भारत का पश्चिम और उत्तर एरिया है वो पर इनका शासन था। कुषाणों का यहाँ पे शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो शक्तिशाली केंद्र थे। मैंने आपको बताया था पेशावर को पुरुषपुर बोलते हैं। तो कुषाणों की राजधानी थी पुरुषपुर और मथुरा। जब मथुरा बता रहा था आपको नगर के बारे में, तब मैंने ये बात बताई थी, ठीक है। तो मथुरा और पुरुषपुर या पेशावर इनके दो शक्तिशाली केंद्र थे, राजधानी थी। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। सिंधु नदी के मुहाने के पास बंदरगाह था, ठीक, कई सारे बंदरगाह, गुजरात में भरूच भी है, लोथल भी है। तो ये सब जो पत्तन थे, बंदरगाह थे, ये सिल्क रूट बना था मध्य एशिया होके, चीन से लोग आते थे यहाँ तक। तो इनको कुषाणों के शासनकाल में कुषाण इन पर नियंत्रण रखते थे, इनको सुरक्षा देते थे। फिर क्या होता है, फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक जाता है। यहाँ से रोमन भेजा जा रहा है, रोमन साम्राज्य तक। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, जारी करने वाले कुषाण थे। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। आप कहेंगे कुषाण। क्या कहेंगे? कुषाण। कौन थे? कुषाण थे। तो यहाँ से महत्वपूर्ण फैक्ट कि सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला वंश कौन था? आप कहेंगे कुषाण थे, ठीक। दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो बहुत लंबा बन जाता है और वो फिर ज्यादा साइज का हो जाता है, कम से कम 9 से 10 GB का हो जाता है वीडियो, ठीक। तो ये बहुत, इसमें फिर वीडियो अपलोड करने में बहुत दिक्कत आती है, टाइम भी लगता है, ठीक। अगर ये वीडियो मान लीजिए 20 मिनट का है तो 20 मिनट का वीडियो कम से कम 7 GB का होगा, 7 GB का होगा। तो ये अपलोड हो सकता है आसानी के साथ, लेकिन फिर जब ज़्यादा साइज हो जाता है वीडियो का तो फिर अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है। दोस्तों जल्दी ही लाइव आऊँगा, आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, चैनल का सपोर्ट करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। आज तबीयत खराब थी, क्लास बन गई आपकी, ठीक। अब हम लोग मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।